नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। पर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो खाने के तेल के मोर्चे पर दो राहत की खबरें हैं। पहला कि सरकार ने खाने के तेल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की जो समय सीमा है वो 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ये कि मलेशिया में पाम ऑयल के दाम 4000 रिंगिट के नीचे फिसल गए हैं। ऐसे में क्या खाने का तेल त्योहारों पर सस्ता होगा? अगर हाँ तो कितना, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सोलवेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी मौजूद हैं। उसके बाद प्राइसेस पर भी एडिबल ऑयल्स के एक आउटलुक लेंगे। हमारे साथ स्मृति मेहता भी मौजूद रहेंगी रूपा कमोडिटी से। लेकिन अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इनफैक्ट जो एक कदम उठाया गया है, जो कस्टम ड्यूटी की जो मियाद बढ़ाई गई है 31 मार्च तक, आप कैसे देखते हैं इसे पूरे ही एडिबल ऑयल पैक के लिए? देखिए, जहाँ तक ये ड्यूटी के एक्सटेंशन का सवाल है, ये तो हम लोगों का अंदाज था कि गवर्नमेंट ये करेगी और उसका मेन कारण था कि ये देखिए अपना थर्ड क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर में इस बार हिंदुस्तान में 2-3 स्टेट्स में इलेक्शंस भी हैं और जो आज की तारीख में जो प्राइस सिनेरियो है वो अभी भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये जितना होना चाहिए उससे कुछ ज्यादा है। तो अभी भी गवर्नमेंट अभी इन्फ्लेशन की तरफ पूरी तरह से तवज्जो दे रही है और इसको कंट्रोल करना चाह रही है। और जहाँ तक इंटरनेशनल बाजारों का सवाल है, मैं समझता हूँ देखिए पाम ऑयल तो परेशान हो ही रहा है, वो काफी नीचे आ भी गया है, पर सोयाबीन ऑयल को जितना नीचे आना चाहिए था वो अभी आया नहीं है। तो आज की तारीख में पाम और सोया का जो डिफरेंशियल है वो ऑलमोस्ट $400 का रेंज है। तो सोया को अभी और थोड़ा घटना पड़ेगा, पर ओवरऑल धीरे धीरे बाजार अभी नीचे की तरफ तो जा ही रहे हैं। अपनी खुद की क्रॉप भी जो हिंदुस्तान की है वो भी अभी तक तो अच्छी शेप अप कर रही है। कोई खास मेजर अपने को प्रॉब्लम सोयाबीन की या ग्राउंडनट क्रॉप में या कॉटन में अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो बाजार तो धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे, ऐसा लगता है। ठीक है। इनफैक्ट सरकार ने भी जो ये कदम उठाया, ये तो डायरेक्शन क्लियर ही है कि गवर्नमेंट जो वॉलेटिलिटी है, जो प्राइसेस, उसको कंट्रोल करना चाहती है। अब जैसे आपने कहा कि नई फसल की आवक प्लस प्राइसेस जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि त्योहारों तक और कम होने चाहिए। ये सोया बीन की आपने बात की, सोया ऑयल की, आपके हिसाब से प्राइसेस क्योंकि अभी उतना कम नहीं हुए अगर बाकी तेलों के से कंपेयर करें, तो कितनी स्पेस या कितना स्कोप आपको दिखता है प्राइसेस का नीचे आने का? देखिए, जहां तक पाम का सवाल है, पाम तो ऑलरेडी 1040-50 डॉलर की रेंज में आ गया है। पर जहां तक सोया का सवाल है वो अभी भी $1450 की रेंज में है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए $400 पाम से ऊपर। पर सनफ्लावर जहां तक सवाल है ना, मैं समझता हूँ उसके बाजार काफी दबे हैं क्योंकि यूक्रेन से भी मटेरियल निकलना चालू हो गया है। तो सोया और सनफ्लावर का दाम मोरलेस बराबर हो गया है। तो मेरा तो ये मानना है आने वाले दिनों में जहां तक हिंदुस्तान है, पाम का इंपोर्ट बढ़ता जाएगा और सनफ्लावर का चूंकि जो इंपोर्ट्स घट गए थे, मैं समझता हूँ वो वापस बाउंस बैक करेंगे। और सोया को अगर नहीं दबा सोया तो सोया का इंपोर्ट थोड़ा बहुत घटेगा। अगर इस महीने का भी अपने रफली इंपोर्ट का वो देखें अपने सिनेरियो, तो अगस्त मंथ में देखिए पाम ऑयल काफी ज्यादा आया है, ऑलमोस्ट 9 लाख टन के आसपास। सोया थोड़ा घटा है 3 लाख टन के आसपास और सनफ्लावर 2 लाख टन। तो हिंदुस्तान में 14 लाख टन जो तेल आया है, तो ये डेफिनेटली अपनी सप्लाई चेन को काफी सुधारेगा। मैं समझता हूँ ये अपने प्राइसेस भी, हिंदुस्तान के भी जो डोमेस्टिक प्राइसेस भी है वो भी प्रेशर में रहेंगे आने वाले दिनों में। ओके, तो प्राइसेस प्रेशर में रह सकते हैं, यही अतुल जी का व्यू है। शुक्रिया आपका सर अपने व्यूज देने के लिए। तो इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्राइसेस का ट्रेंड देखें और घरेलू बाजार में भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि फर्दर थोड़े से और हल्के होने चाहिए। और जो सरकार ने कदम उठाया है, जो 5.5% ड्यूटी पर 31 मार्च तक जो इंपोर्ट ड्यूटी है जिसकी मियाद एक्सटेंड गई है, उसके बाद प्राइसेस फर्दर कंट्रोल में रहेंगे और हल्के होने की संभावना है। नई फसल फिलहाल जो स्थिति दिख रही है वो भी कंफर्टेबल ही दिख रही है। रूपा मेहता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक जनरल कॉमेंट ले लेते हैं पूरी ही एडिबल ऑयल पैक पर। रूपा, क्या व्यू है आपका प्राइस के हिसाब से? आपने अतुल जी के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुआ
वो भी सुना। इनफैक्ट वंदना भारती, माफ कीजिए, हमारे साथ मौजूद हैं, माफी चाहेंगे। वंदना, क्या व्यू रहेगा आपका पूरी एडिबल ऑयल पैक पर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है ये यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन भी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। रही बात सोया ऑयल की, यूएस सोया ऑयल की, ये 1800 से करीब 1400 के करीब आया है, तो एक फॉल तो यहाँ पे है ही है। और मुझे लग रहा है कि ये फॉल थोड़ा सा डीप हो सकता है, क्योंकि इन लाइन विद इसे क्रूड पाम ऑयल आना होगा। और दूसरी चीज ये है दीपाली की क्रूड ऑयल का भी यहाँ प्राइसेस जो है वो यहाँ पे कम हुआ है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट, क्योंकि बायोफ्यूल में यूज होता है, वो भी इम्पैक्ट एक देखने को मिलेगा एडिबल ऑयल पैक में। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में अगर हम 1 महीने का भी टाइम फ्रेम लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सोया ऑयल में, क्योंकि वो मेजर कंसर्न है, वहां पे एक बार 8 to 10% तक का जो फॉल है वो एक्सपेक्टेड है। और मुझे लग रहा है कि ये इनलाइन होगा क्रूड पाम ऑयल से, और इसका जो इम्पैक्ट है डोमेस्टिक मार्केट में भी आएगा। तो मेरे ख्याल से एडिबल ऑयल काउंटर जो है वो इन्फ्लेशन कंसर्न अभी फिलहाल 2-3 महीने के लिए नहीं देने जा रहा है। बिल्कुल। तो ये तो राय आपको प्राइस के हिसाब से मिली है वंदना की ओर से, लेकिन बाकी अगर एग्री कमोडिटीज को देखें वंदना, तो ग्वार पैक में काफी जो है कि आज ग्वार सीड, ग्वार गम दोनों ही 5% तक की तेजी दिखा रहे हैं। क्या व्यू है इन लेवल से? दीपाली, इसमें काफी ज्यादा फॉल आया था, 4400 तक इनफैक्ट प्राइसेस चले गए थे उस रेंज में। और क्योंकि यहाँ पे डबल होने की प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो उसका भी एक बेयरिश इम्पैक्ट था। लेकिन अब यहाँ पे राजस्थान में हो या गुजरात हो, एक ड्राई स्पेल की है, क्योंकि अभी आने वाला जो हफ्ता है वो थोड़ा गर्म हो सकता है, तो क्रॉप पे इस पे इम्पैक्ट आने की बात हो रही है। हालांकि ये जल्दबाजी होगा कहना कि इस पे कोई सीवियर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसका एक फायदा जो है वो फ्यूचर्स में यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट मंडी से भी खबर आ रही है कि प्राइसेस यहाँ से एक लिवाली जो है वो अच्छी बनी है। तो मेरे ख्याल से 4900 4950 इस लेवल को टारगेट करके यहाँ पे चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में बाइंग जो है थोड़ी सी यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। बस एक कंसर्न है कि हायर लेवल पे जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा भी मुझे फ्रेजाइल दिख रहा है, तो जो यहाँ पे स्पेकुलेटर्स है वो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं 4950 को टारगेट करके। अगर मैं ग्वार सीड की बात करूं, मुझे लग रहा है कि ये भी इजिली यहाँ पे 9400 के करीब आया है, इससे भी 9800 तक का जो प्राइस है वो आता हुआ हमें यहाँ पे दिख सकता है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको मिला है ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों पर ही। इसके अलावा एक बार दिखाएंगे आपको पूरे ही स्पाइसेस के पैक को। हमने जीरे में रिकॉर्ड हाइज आते हुए देखे, उसके बाद ये थोड़ा सुस्ता रहा है, लेकिन रौनक दिखेगी आपको धनिये में जो आज 3.5% ऊपर है, और टर्मरिक भी 1% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं। तो पहले तो धनिये में बताइए, ये जो 11700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 3.25% की मजबूती के साथ, क्या करना चाहिए अब इस अपमूव के बाद वरना? दीपाली, मुझे लग रहा है ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर कोरिएंडर की बात है तो हम इंपोर्ट पे यहाँ पे फिलहाल डिपेंड करते हैं, और इंपोर्ट पे अभी जो थोड़ा सा क्वांटिटी है वो यहाँ पे कम हुआ है, और फेस्टिवल सीजन ऑलरेडी ऑन है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इस कमोडिटी में सप्लाई साइड थोड़ा कंसर्न रखता है। 13,000 से ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड करती थी, प्रॉफिट बुकिंग होते होते हम लोगों ने 11,200-300 का भाव देखा। मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है वो आना यहाँ पे फिलहाल शुरू होगा, और 12,100 तक प्राइसेस आएंगे। तो फिलहाल 11,700 का लेवल है, मुझे लग रहा है 300 से 400 तक का जो अपसाइड है वो हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो एक क्विक यहाँ पे एक अपसाइड बाइंग बनेगी। थोड़ा सा अगर लेवल नीचे आता है 11,650 का अगर रेंज मिलता है तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 12,000 से 12,100 तक का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 11,450 का लगा के चल सकते हैं। ओके, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखिए कोरिएंडर में अब 4% ऊपर भाव आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेड्स ऐसे देख लेते हैं जहां पर प्रेशर आपको दिखाई देगा आज के सेशन में ही। एक बात देखेंगे कॉटन को और कॉटन सीड ऑयल केक को। कॉटन फ्लैट है, लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक में 1% के आसपास की कमजोरी दिख रही है। कॉटन इनफैक्ट मोस्ट स्टॉक्ड कमोडिटी रही है रीसेंट टाइम्स की। पदवंदना, क्या व्यू है इन लेवल से कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों में? यहाँ पे स्लाइट अराइवल्स जो है वो शुरू यहाँ पे हो चुके हैं, चाहे वो गुजरात हो या थोड़ा सा पार्ट हरियाणा का। यहाँ पे दीपाली तो थोड़ी सी राहत की बात है, क्योंकि बार बार ये हो रहा था कि ये काउंटर हीट अप हो गया। एक तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के जाने से जो लेवल्स है वो बिल्कुल 10,000 नीचे आ गया, 38,000। तो ये कंसर्न वाला बहुत बड़ा मामला नहीं है, और जैसे जैसे अराइवल्स आने शुरू होंगे वहां पे एक प्रेशर जो है वो दिखता जाएगा। तो इस काउंटर में मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस नीचे की तरफ 36,000 तक इनफैक्ट जा सकते, जो कि अभी 38,000 तक है। और दूसरी चीज ये है दीपाली की अभी भी जो गिनर्स हैं
वो यहाँ पे ले नहीं रहे हैं। मिलर्स भी अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ले नहीं रहे, क्योंकि वो भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि करेक्शन आएगा फिर वो लेंगे। तो मेरे ख्याल से 2000 पॉइंट तक का जो करेक्शन है वो मुझे यहाँ पे कॉटन में एक्सपेक्टेड है। लेकिन कॉटन ऑयल सीड केक में हम लोगों ने काफी फॉल आता हुआ देखा है यहाँ पे अच्छा खासा। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस जो है इसमें थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। नीचे की तरफ 2600, ऊपर की तरफ 2950 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिलेगा। तो जितना फॉल कॉटन में एक्सपेक्टेड है उतना मुझे कॉटन ऑयल सीड केक पे नहीं एक्सपेक्टेड है। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपको कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक पे मिला है। कॉटन सीड ऑयल केक 1% नीचे फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई देगा आज के सेशन में। अब एक बार अगर आप बाकी कमोडिटीज को देखेंगे, स्पेशली नॉन एग्री स्पेस की, तो एक बार बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे जिंक पर। इनफैक्ट जिंक को ही देख लेते हैं, 5.5% नीचे अब ये ट्रेड कर रहा है 293 के लेवल्स पर। तो एकाएक यहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा है जिंक पर। ये सिर्फ चाइना का जो डेटा आया उसी का असर है या कुछ और भी फैक्टर्स है वरना? और ये स्पेशली जिंक इतना क्यों टूटा हुआ है आज के सेशन में? जी दीपाली, चाइना मेजर फैक्टर यहाँ पे बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो 49.5 आया है, जो कि 50 से नीचे आते ही हम उसे बिल्कुल वीकर टेरिटरी में मानने लगते हैं। और लगातार यहाँ पे देखा जाए तो जुलाई और अगस्त दोनों डेटा यहाँ पे वीक आ रहा है चाइना का। तो लग रहा है कि लॉन्ग रिसेशन में भी ये जा सकता है। और सबसे बड़ी बात दीपाली ये है कि इतने स्टिमुलस यहाँ पे दिए गए हैं, जो लेंडिंग रेट्स है, प्राइम लेंडिंग रेट्स है, उसको भी कम किया गया है। इसके बावजूद तो जो वहाँ पे मतलब बायर्स है या जो कह सकते हैं टेकर्स है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो कहते हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो मेजर कंसर्न है। और दूसरी बात दीपाली ये है कि लगातार चाइना में इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वहां पे डिमांड यहाँ पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि यहाँ पे बेस मेटल में फॉल ला रहा है। और साथ में यहाँ पे जो सितंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक होने की बात हो रही है 75 बेसिस पॉइंट, और 70% चांसेस है कि 75 बेसिस पॉइंट होगा। ये भी एक कह सकते हैं कि बेयरिश फैक्टर है कमोडिटी काउंटर के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे बेस मेटल में हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि जिंक को सेल करके चलना चाहिए। 290 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इनफैक्ट नीचे की तरफ आ सकते हैं। जो भी बाउंस मिलता है इनफैक्ट 297 के करीब ये कमोडिटी आती है, फिर से यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 293 का होगा, जो सेकंड टारगेट होगा वो 290 का होगा, और जो स्टॉप लॉस है करीब यहाँ पे 300 का लगा के चलना होगा। और अगर डॉलर इंडेक्स में ज्यादा अपसाइड आता है, यानी कि ये 109.5 की तरफ जाता है, तो ये जो फॉल है थोड़ा सा और डीप हो सकता है। ठीक है, थोड़ा भी ऊपर आए तो बेच के चले, जिंक में प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है। और देखिए 5.5% टूटा हुआ। एक बार बाकी बेस मेटल्स को भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम 1.5% नीचे है, कॉपर में 1.5% कमजोरी है, लेड 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। तो सभी बेस मेटल्स फिसले हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर जिंक में दिखाई दे रहा है, जो कि 5.5% नीचे फिलहाल कर रहा है ट्रेड। कॉपर एल्यूमिनियम भी दबाव में है। रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक ले लौटेंगे तो सोने चांदी पर, साथ ही एनर्जी पैक पर लेंगे वंदना की राय। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, वंदना भारती हमारे साथ मौजूद है। और अब बात कर लेते हैं एनर्जी पैक की, जहां पर प्रेशर है आज के सेशन में। कच्चा तेल आपको 7000 के नजदीक ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। 720 के नीचे अब फिसल चुका है नेचुरल गैस पर पहले एक कमेंट ले लेते हैं, जहां पर हमने प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए देखा है। हालांकि क्रूड में भी सिमिलर रुझान है, वरना दोनों पर ही राय दे दीजिए। 7000 तोड़ने की तैयारी में कच्चा तेल, नेचुरल गैस भी 720 के नीचे, क्या करना चाहिए? और ये प्रेशर और बढ़ने की पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है? दीपाली, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स अभी आए हैं और ये लेटेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ओपेक और यूएस दोनों ही अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये 2020 के लेवल्स पे आ गए हैं, यानी कि प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे चाइना से भी डिमांड कम हुआ, वो लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है रिफाइंड प्रोडक्ट, क्रूड के रिफाइंड प्रोडक्ट्स को। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये स्लगिश फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे डाउन साइड दे रहे हैं। और साथ में यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है ये भी हायर साइड ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे हाई जाने की उम्मीद है, यानी कि 110 के करीब। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर एमसीएक्स की बात करूं 6800 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी हायर साइड मिल रहा है वहां पे सेलेक्ट हाई की जो स्ट्रैटेजी है वही यहाँ पे रहेगी। 6800 को यहाँ पे टारगेट करना होगा। नेचुरल गैस की बात रही तो एक न्यू यहाँ पे डेवलपमेंट आया है, न्यू डेटा आया है कि
चाइना जो है वो यहाँ पे यूरोप को अब सप्लाई करने जा रहा है, जो कि पूरा यूरोप डिमांड का 7% होगा। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है यूरोप में, जो कि बिल्कुल 8 टाइम्स यहाँ पे प्रीमियम के साथ ट्रेड हो रहा था वहाँ पे नेचुरल गैस और गैसोलीन का जो प्राइसेस है वो भी यहाँ पे प्री कोविड लेवल पे आ गया यूएस पे। तो काफी सारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश दिखा रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को, नेचुरल गैस को भी। तो नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि नेचुरल गैस में एक बार हम 680 से 690 तक भी आता हुआ यहाँ पे देखें। तो मेरे ख्याल से 700 का लेवल टूट सकता है यहाँ पे नेचुरल गैस में, 680 आ सकता है और यहाँ पे जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो भी 7000 को तोड़ के एक बार 6800 के करीब आ सकता है। ठीक है। और वरना बुलियंस में क्या व्यू रहेगा? गोल्ड सिल्वर ये भी प्रेशर में ही है, इनफैक्ट सिल्वर ज्यादा दबाव में है, क्या सजेशन है इन स्तरों से? जी रेशियो काफी वीक हो गया है गोल्ड सिल्वर रेशियो का, और फिर भी लग रहा है यहाँ पे कि एक फॉल तो यहाँ पे फिर भी बाकी है। यहाँ पे सिल्वर में 51,000 मुझे लग रहा है कि आ सकता है सिल्वर में। रीजन भी है, गोल्ड में भी यहाँ पे एक डाउन साइड है और साथ में जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट होता है बेस मेटल, वहां पे भी सीवियर फॉल है, शार्प फॉल है। तो 51,000 तक मुझे लग रहा है कि सिल्वर प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे। करंट मार्केट प्राइस से भी सेल कर सकते हैं, थोड़ा सा हायर साइड अगर 100-200 रुपए ऊपर भी आता तो भी यहाँ पे सेलिंग करेंगे। और पोजिशनल कॉल में मुझे लग रहा है कि 51,000 नीचे की तरफ प्राइसेस आएंगे। अगर बात गोल्ड की है तो मैं थोड़ा सा हायर साइड आया क्योंकि थोड़ा सा रिवाइवल है, तो वहां से मैं अपसाइड पे यहाँ पे सेलिंग रिकमेंड करूंगी 50,200। ये एक लेवल होगा जहां से सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे का टारगेट होगा 49,950, स्टॉप लॉस होगा 50,350 और मुझे लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि 50,000 का लेवल यहाँ पे टूटता हुआ दिखे। ओके, तो ये आपको राय मिली है गोल्ड पर, जहां पर 50,000 का लेवल टूटने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। वरना हालांकि सभी कमोडिटीज पर आपने राय दी है, लेकिन अगर कोई पिक्स हैं आपके जो शेयर करना चाहती हो, जिन पर बातचीत ना हुई हो, तो प्लीज बताइए। जी मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपाली एल्यूमिनियम है जो कि काफी बढ़िया यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों ने एक शार्प फॉल आता हुआ देखा है और एल्यूमिनियम का कोरिलेशन काफी स्ट्रांग होता है क्रूड ऑयल से। तो बेस मेटल में भी फॉल है, क्रूड ऑयल में भी फॉल है, तो मुझे लग रहा है कि डबल इम्पैक्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम प्राइसेस पे आ सकता है। 203 के करीब यहाँ पे एक बार सेलिंग मैं इनिशिएट करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 203 के करीब यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। 201 से 200 का टारगेट रख के स्टॉप लॉस यहाँ पे 204 रुपए का लगाना चाहिए यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि फ्राइडे का भी जो दिन होगा वो थोड़ा सा बेयरिश हो सकता है बेस मेटल काउंटर के लिए। ओके, चलिए शुक्रिया आपका वंदना आने के लिए और सभी पर अपनी राय देने के लिए। एल्यूमिनियम एक और ट्रेड वंदना को दिख रहा है जहां पर पोजीशंस बिकवाली की तरफ बना सकते हैं। 202 पर कर रहा है ट्रेड। रुकने के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक उस पर देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।